नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्यूरेट योगा। तो जैसा कि आपको पता है 9 जुलाई 2022 को आपका एग्ज़ाम हुआ था योग का। जिन विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दिया है तो उन्होंने पूरा पेपर देख लिया होगा और बहुत से विद्यार्थियों का कहना है कि प्रश्न बहुत घुमा करके आए थे। बहुत से विद्यार्थी ये कह रहे कि पेपर बहुत आसान था, बहुत से इसको टफ बता रहे हैं। तो देखो, जिन्होंने तैयारी की थी कि हमें 100 में से 100 क्वेश्चन लेकर के आने हैं और हमेशा 100 क्वेश्चन उन्होंने ठीक किए थे। अगर आपने प्रैक्टिस की है 100 क्वेश्चनों की हर बार और उनके 100 क्वेश्चन ठीक हो रहे थे, तो उनके हिसाब से अगर उनका एक भी क्वेश्चन गलत है या 10 क्वेश्चन गलत हो गए, टफ आ गए, तो उनके हिसाब से ये पेपर काफी टफ था। जिन विद्यार्थियों ने तैयारी केवल 10 या 15 क्वेश्चन की थी, मान लीजिए, या 50 क्वेश्चन की थी, और उनमें से 50 के 50 ही उनके आ गए वहां पर, तो उनके हिसाब से पेपर बहुत आसान था। तो यहाँ पर घबराने वाली बात नहीं है कि पेपर बहुत टफ था, पता नहीं क्या होगा। जो होगा वो होकर ही रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। परंतु बात यह है कि आपने अगर सच्चे दिल से मेहनत की थी, बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी, तो आपका रिजल्ट बिल्कुल अच्छा होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत अच्छा होगा। अगर एग्जाम का रिजल्ट अच्छा ना हो तो जीवन का रिजल्ट अच्छा होने वाला है। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो एग्जाम में क्या क्या आया था वो क्वेश्चंस कुछ मैं लेकर के आया हूँ, क्या क्या उनके आंसर हो सकते हैं, कैसे कैसे वो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उनका हम एनालिसिस करेंगे। तो उनके बारे में हम देखते हैं। 9 जुलाई 2022 को शिफ्ट 2 में योग का जो पेपर हुआ था, पेपर 2, उसकी हम बात करेंगे। अभी क्या क्या क्वेश्चन आए थे। प्रश्न जो है बहुत ज्यादा घुमा करके पूछे गए थे। जैसे बौद्धों के त्रिरत्न कौन से हैं। अब बौद्धों के त्रिरत्न, विद्यार्थियों ने त्रिरत्न टर्म पढ़ रखी है क्या? दर्शन, ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ये त्रिरत्न है, परंतु ये कहाँ के है? ये जैनों के है, ये ध्यान रखना। अब ये ऑप्शन में था तो ये प्रश्न जिन्होंने टिक किया था वो तो गलत है। राइट क्या होगा इसका? राइट, अब इसमें देखो बौद्धों के त्रिरत्न मांग रखे हैं आपसे। तो बौद्धों में 4 आर्य सत्य महात्मा बुद्ध बताते हैं, उसमें से जो अंतिम आर्य सत्य है उसके अंतर्गत अष्टांगिक मार्ग जो है उन्होंने बताया है। अष्टांगिक मार्ग को उन्होंने 3 पार्ट में बांटा है, जिसको प्रज्ञा, शील और समाधि कहते हैं। ये बात कही गई है। तो प्रज्ञा में पहले 2 पार्ट आ जाते हैं अष्टांग योग, अष्टांगिक मार्ग के। शील के बीच के जो 4 हैं वो आ जाते हैं, और समाधि में अंतिम जो 2 हैं स्मृति समाधि, वो आ जाते हैं। तो ये जो है प्रज्ञाशील समाधि, ये बौद्धों के त्रिरत्न है। यह आपका आंसर टिक। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे, बौद्धों के त्रिरत्न पूछा था आपसे, जैनों के नहीं पूछा था। क्वेश्चन घुमा करके दिया हुआ था, आपकी ओवरऑल अटेंशन भी मांगी गई थी एग्जाम में, है ना। तो मैंने पहले ही कहा था कि एग्जाम आप ये मत सोचिए कि आपसे जो है जो पढ़ रहे हो वही पूछा जाए। आपको एग्जाम पूरे अच्छे से, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम में पढ़ने के लिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर ऊपर से पढ़ गए और चल गया काम, है ना। तो क्वेश्चन पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। किसी ने त्रिरत्न देख के ये कर दिया दर्शन ज्ञान चरित्र, तो ये गलत था। प्रज्ञाशील समाधि इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। दंत धोती के प्रकार गेरंड संहिता के अनुसार पूछा गया था, तो कितने थे? 5 प्रकार। अब यहां पर भी विद्यार्थियों ने अगर हल्के से पढ़ रखे तो गड़बड़ है। मैंने जितनी भी मेरी वीडियोस बनाई है, पीवाईक्यूज भी इवन यूट्यूब पर उपलब्ध करवाए हैं, उनमें सभी में 5 प्रकार मैंने डिस्कस किए हैं। हर क्वेश्चन में मैंने बताया बहुत बार। जिन्होंने 4 कर दिया, केवल हल्का सा पढ़ा है, उनका गलत है। 5 कैसे होते हैं इसमें? दंत धोती जो है, धोती गेरंड संहिता में 4 प्रकार के, अंत्य धोती, दंत धोती, हृदय धोती और मूल शोधन। जो दंत धोती है उसके अंतर्गत क्या क्या था? दंत धोती में एक तो दंत मूल धोती होता है, एक जीवा मूल होता है, जीवा मूल के बाद में फिर कर्णरंध्र होता है। कर्णरंध्र युग्मयो कहता है। कर्णरंध्र युग्मयो मतलब कि एक दायां कान हो गया, एक बायां कान हो गया, तीसरा और चौथा, ये 4 हो गई। और पांचवा जो है कपाल रंध्र, कपाल रंध्र ऐसे कहते हैं। इस प्रकार से ये 5 हो जाती हैं। ध्यान रखें, कर्णरंध्र के 2 प्रकार है। तो बोलने में तो कर्णरंध्र एक ही बार आता है, परंतु ये 5 है। श्लोक भी जब आप पढ़ेंगे तो कपाल रंध्र पंचयते धोतिर दंत धोतिर विधा, है ना। 5 प्रकार की दंत धोती मानी गई है गेरंड संहिता में। तो ये 5 आपका राइट आंसर होगा, 4 नहीं होगा, ये ध्यान रखें। बहुत बार प्रश्न रिपीट हुआ है। अगला देखते हैं। यह प्रश्न सूर्य नमस्कार से आया था, रिपीट हुआ है प्रश्न। सेम ये प्रश्न किसी टाइम पर आया था, इस बार भी सेम आया था। इस बार जो प्रश्न था थोड़ा सा नीचे कूट की तरफ ध्यान नहीं देंगे, ये पीवाईक्यू का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। तो यहां पर जो प्रश्न था, आपसे पूछा गया नमस्कार में। आपको पता है कि नमस्कार कहां पर होता है? या तो पहले आसन में आप नमस्कार करते हैं या फिर अंतिम आसन में आप नमस्कार करते हैं। तो इसमें क्या हो सकता है? या तो प्रणाम आसन शुरुआत में होता है आपका, अंतिम में भी आपका प्रणाम ही करते हैं आप, ठीक है, नमस्कार था। परंतु यहां पर जो है शुरुआत होती है वो मित्राय नमः से होती है, शुरुआत पहले मंत्र में अगर पहला नमस्कार था तो। और अंतिम है तो क्या है? भास्कराय नमः, भास्कराय नमः। इस प्रकार से आपको देखना था। अंतिम के चारों मांग रखे थे। पादस्तासन भी आपका शुरुआत में हो जाता है तीसरे नंबर पर, और अंत में भी होता है लास्ट थर्ड के रूप में। तो इस तरीके से उसका सवित्रय नमः होना था। ऐसे हस्तोत्तान था, इसका अर्काय नमः होना था, अर्काय नमः। अश्व संचालन है, ये भी आपका 2 बार आता है। एक बार आपका शुरुआत में आ जाता है चौथे नंबर पर, एक बार लास्ट से 4th नंबर पर आता है। शुरुआत को जो अश्व संचालन है उसका क्या है? उसका भानवे नमः है,
और अंतिम का जो है उसका है आदित्यायनम है। तो इस प्रकार से जो भी आपको मिलान करना था उस तरीके से इसका प्रश्न का उत्तर बनना था। लास्ट के पूछ रखे थे आपको ट्रिकी करके क्वेश्चन को, तो ये मैंने ट्रिक बताई थी आपको मिर्सू बागफू करके, अगर वो आपको याद थी तो आपका राइट आंसर है। ये भी पहले का रिपीटिशन किया गया है क्वेश्चन को, सेम रिवाइज कर दिया है क्वेश्चन को। आगे पूछा गया था आपसे गेरंड संहिता के अनुसार शंख प्रक्षालन के आसन पूछे गए थे। 5 आसन है, सत्यानंद सरस्वती जी ने बताए थे, बहुत बार रिपीट हुआ है, लगभग मान लीजिए आज तक में ये 10 से 12 बार क्वेश्चन हर तरीके से पूछा जा चुका है अलग अलग एंगल से। तो क्या तरीका होता है इसका? ताड़ासन सबसे पहले रहेगा, फिर तिर्यक ताड़ासन रहता है, तिर्यक ताड़ासन, फिर अपना कटी चक्रासन रहता है, कटी चक्रासन, और फिर तिर्यक भुजंगासन आ जाता है, तिर्यक भुजंगासन आ जाता है, और अंत में जो होता है अपना उद्राकर्षण होता है। तो ये अगर आपने सीक्वेंस ठीक की थी, जो भी आपके कूट रहे होंगे वहां पर, ये प्रश्न आपका इस तरीके से आपका राइट होना था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, ये जो है श्लोक मैंने बहुत अच्छे से बताया था सभी विद्यार्थियों का, लगभग ये ठीक है। छठे अध्याय का 23वां जो है ये श्लोक था। दूसरे अध्याय का जो 48वां है वो क्या था? वो था समत्वम योग उच्यते, और दूसरे का 50वां जो है वो क्या था? योग है कर्मशु कौशलम, कर्मों में कुशलता योग था। ऐसे छठे का 23वां जो था वो भी योग की परिभाषा, तम विद्यात दुख संयोग वियोगम, छठे का 23वां, सिंपल सा था। आगे बात करते हैं मयूरासन के 6 प्रकार। अब ध्यान दो, मयूरासन अनेक ग्रंथों में है, परंतु सबसे ज्यादा आसन किस ग्रंथ में है? आपके हठ योग के या मैं योग जो उपनिषद है उनकी बात करूं तो उनमें सबसे ज्यादा आसन जो है केवल हठ रत्नावली में 84 आसन है ना। सभी के नाम लगभग दिए गए हैं, हठ रत्नावली 84 आसनों के नाम बताते हैं, और लगभग सभी के नाम भी दिए गए हैं, उनमें से कुछ मिश्रित हैं। तो वहां पर मयूर आसन के 6 प्रकार बता रखे हैं हठ रत्नावली में। तो हठ रत्नावली इसका ऑप्शन होना था। कॉमन सेंस का प्रश्न था ये ना, जिसने पढ़ रखा है तो भी, और ये बताया भी हुआ है आपको स्पेशली जब आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उसमें एक एक चीज आपको बताई जाती है। सारे प्रश्न लगभग वो आए हैं जो आपको बताए गए हैं। और हमेशा ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे देता है जो आप इमेजिन भी नहीं करते, और इस बार भी ऐसे आए हैं जो हमने इमेजिन भी नहीं किए हुए थे, इस तरीके से आए हैं। तो ये तो देखो एग्जाम है, आना ही आना है जरूरी। कभी भी किसी एग्जाम में ऐसा होता ही नहीं कि विद्यार्थी पूरा 100% सारे सारे क्वेश्चन पढ़ करके जाए, कोई विरला ही होता है ऐसा, है ना। तो ऐसा होता है, बाकी सब वैसे ही प्रश्न आए हैं जो आपने तैयारी कर रखी थी, सिंपल कॉन्सेप्ट थे सारे के सारे, बिल्कुल इजी। नौ चक्र किस ग्रंथ में वर्णित है? नौ चक्र की बात की जाए तो एकमात्र ग्रंथ है, कौन सा है? सिद्ध सिद्धांत पद्धति, सिद्ध सिद्धांत पद्धति ये ग्रंथ था एकमात्र, एसएसपी, जिसको किसने लिखा है? गोरक्षनाथ जी ने। ओके, इसमें ये पूछ रखा था कि नौ चक्र और पिंड आदि का वर्णन, तो पिंड क्या था? पिंड आधार आदि इनमें नाम दिए गए हैं, सभी के पिंड नाम से शुरू होता है, तो नौ चक्र सिद्ध सिद्धांत पद्धति में था। ये हो गया इसका। आगे बात करें, 16 आधारों पर नियंत्रण किस बंध के द्वारा होता है? 16 आधारों पर नियंत्रण एकमात्र है प्रत्येक ग्रंथ में, जालंधर बंध को कहा जाता है 16 आधारों पर नियंत्रण करने के लिए। हठ प्रदीपिका के अनुसार ये प्रश्न था, तो ये 16 आधारों पर हठ प्रदीपिका के जालंधर बंध, ये भी करवाए हुए आपको। सारे प्रश्न जितने भी आए हैं लगभग आपको करवाए हुए हैं। एक्सेप्शन आए हैं बिल्कुल, और हमेशा आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, हमेशा ही। तो इसको आप अच्छे से तैयार करते तो आपका हो जाता। आगे चलते हैं। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, इसको हिंदी में लिख दिया था, कहते वो चीज बताओ जिसमें किसी भी प्रकार के अभाव नहीं होता, मतलब कि जो सभी प्रकार के अभावों से रहित है, इस प्रकार से हिंदी में वर्ड लिखा हुआ था। एग्जैक्ट टर्म थोड़ा डिफरेंट हो सकती है। तो ये किसके लिए था? ये ईश्वर के लिए, कहते उसमें जो है किसी भी चीज का अभाव नहीं है, वह सभी चीजों को जानने वाला है और सबकी उत्पत्ति कारक, सबका बीज मात्र वही है, कहते ईश्वर के लिए प्रयोग हुआ है ये शब्द। आगे बात करें, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति भ्याम, ये किसने बताया है? ये है किसके लिए? आसन के लिए बात है। ये कहां पर आता है? महर्षि पतंजलि का। मैंने योग सूत्र के लिए आपको एक एक सूत्र बताए थे कि ये थोड़ा सा पढ़ लेंगे आप एक बार। जिन विद्यार्थियों ने योग सूत्र लगभग डेली हनुमान चालीसा की तरह पाठ किया है जिन्होंने योग सूत्र का, उनका ये प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता योग सूत्र का एक भी। तो ये 100% ठीक था। तो आसन के लिए बताया था, किसने बताया? महर्षि पतंजलि जी ने बताया। ये उत्तर होना था इसका, पतंजलि ऑप्शन था इसका, तो महर्षि पतंजलि इनका ऑप्शन होना था इस प्रश्न का। वेद का तात्पर्य की बात की जाए तो वेद का तात्पर्य, ये प्रश्न थोड़ा घुमा रखा था, कोई स्मृति बोला था। स्मृति ग्रंथ देखो ये नहीं है, स्मृति ग्रंथ वो होते हैं जिनमें न्याय आदि संविधान आदि की बात की जाती है, जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, ये स्मृति ग्रंथ होते हैं जिसमें सामाजिक आचरण की बात की जाती है। वेद परम ज्ञान का प्रतीक है। वेदों को स्मृति ग्रंथ नहीं कहते, श्रुति ग्रंथ कहते हैं। तो स्मृति इसका ऑप्शन नहीं होना था वेद का। वेदों को आप अगर ध्यान से देखें तो वेद का जो अर्थ आप करते हैं, 4 प्रकार से आप इनको बांटते होते हैं वेद को। सबसे पहले संहिताएं आती हैं, आप बोलते हैं ऋक संहिता, यजुर संहिता, इस प्रकार से वर्ड यूज करते हैं, साम संहिता, अर्थव संहिता, संहिताएं होती है। फिर क्या होता है? ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण आदि। फिर उसके बाद में आरण्यक ग्रंथ होते हैं, आरण्यक ग्रंथ होते हैं जैसे बृहद आरण्यक आदि, इस तरीके के जो उपनिषद भी अपने आप में और एक आरण्यक भी है, आरण्यक ग्रंथ होते हैं।
उसके बाद में उनको समझने के लिए उपनिषद ग्रंथ होते हैं। तो ये जो है आपके क्या थे, 4 सीक्वेंस थी। अब इसमें पूछा गया था वेद का तात्पर्य, तो वहां ऑप्शन में था मंत्र संहिता। मंत्र संहिता मानते मंत्र होते हैं इनमें, और इनको हम संहिताएं बोलते हैं वेदों को, तो वेद का तात्पर्य मंत्र संहिता। ये कॉमन सेंस का प्रश्न था। देखो इस प्रश्न की तैयारी लगभग किसी ने नहीं की होगी, पूरा यकीन है, बट ये कॉमन सेंस का था। अगर विद्यार्थी के दिमाग में था कि हमने ये चीज हमने पढ़ रखी है, संहिता ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद, अब जिसके दिमाग में संहिता ये टर्म थी, तो संहिता का तात्पर्य है वेद से, और इसमें मंत्र है इसलिए इसको मंत्र संहिता कह दिया हमने। वेद का तात्पर्य मंत्र संहिता, ऑप्शन मंत्र संहिता इसका राइट होना था आपका। योग वशिष्ठ के अनुसार मोक्ष का द्वितीय द्वारपाल, आपसे बहुत बार रिपीट हुआ ये प्रश्न, मोक्ष के द्वारपाल रटवाया था आपको। मोक्ष के 4 द्वारपाल हैं। पहला प्रश्न ये आता था, या सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए आता था, इस बार पूछ लिया, बताओ दूसरा। तो दूसरा क्या है, विचार है। पहला शम था, संतोष, साधु संगम अंतिम होता है, तो विचार दूसरा द्वारपाल था। ये प्रश्न होगा इसका उत्तर। फिर आया योग वशिष्ठ के प्रकरण को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये ऑप्शन थे, इनमें से कुछ ऑप्शन दिए हुए थे, तो 3-4 ऑप्शन थे शायद, या 5 थे, उनको अरेंज करना था आपको। निर्वाण प्रकरण शायद उसमें नहीं था, तो वैराग्य प्रकरण सबसे पहले प्रकरण आएगा, और फिर उस प्रकार से आपको अरेंज करना था। मुमुक्षु फिर बाद में सेकंड था, उत्पत्ति थर्ड था, स्थिति चौथा, और 5वां जो उपशम प्रकरण। इस तरीके से अरेंज करना था प्रकरण को। 6 प्रकरण था। ये भी प्रश्न आपसे बहुत बार पहले पूछा जा चुका है, सिंपल सा प्रश्न था, कोई डेप्थ का प्रश्न नहीं था, ये बिल्कुल ईजी था। कुक्कुटासन का वर्णन किस ग्रंथ में है? देखो वैसे तो अनेक ग्रंथों में है, परंतु वहां पर आपको ऑप्शन दिए गए थे शायद, एक योगराज उपनिषद था, एक योग तत्व था, एक कुछ योग चूड़ामणि करके था, या नाद बिंदु था, और एक त्रिशिखी ब्राह्मण था। अगर आपको देखो त्रिशिखी ब्राह्मण के बताया था कि 17 आसन याद नहीं होते, 17 आसन है उसमें, याद नहीं होते कोई बात नहीं। योग तत्व में आपको पता है कि सर 4 ही आसन है, सिप सिप करके मैंने ट्रिक याद करवाई हुई है। योगराज में सर कोई आसन का नाम नहीं मिलता आपको, नाद बिंदु में आसन का नाम नहीं मिलता कितने हैं, त्रिशिखी में 17 आसन है, तो ऑब्वियस ही बात है 17 में एक कुक्कुटासन वहीं आएगा, है ना। तो कुक्कुटासन कहां मिला हमें, त्रिशिखी ब्राह्मण। इस प्रश्न का उत्तर जो ऑप्शन था त्रिशिखी ब्राह्मण राइट होना था। त्रिशिखी ब्राह्मण में कुक्कुटासन का वर्णन है, वैसे अन्य ग्रंथों में भी आपको मिलेगा हर जगह पर। योग सूत्र में चित्त संवित्त कहां से होता है? योग सूत्र में चित्त संवित्त के लिए तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर ये विभूतिपाद से है। तीसरे अध्याय में 34वां सूत्र है, वहां पर दिया गया है हृदय चित्त संवित्ति, ये करवाया। सारी चीजें आपको A to Z करवा रखी, जितने भी प्रश्न है लगभग आपको सारे ही करवाए गए हैं। एक्सेप्शन 1-2% एक्सेप्शन रहा है, लगभग सारे प्रश्न करवाए गए, परंतु वो ट्रिक से पूछा था, एग्जामिनर ने सिंपल नहीं पूछा, बस भाषा थोड़ी क्लिष्ट की है उन्होंने, इतना ही किया है। और वो हमेशा एग्जामिनर करता रहेगा, क्योंकि आपसे एग्जाम जो है इसी तरीके से किया जाता है कि आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी चेक होती है। अटेंशन के साथ साथ में आपको ब्रेन कैसे यूज करना है, कॉन्सेप्ट तथ्यों को पढ़ना मात्र जरूरी नहीं है, को पता होना चाहिए। प्रश्न पत्र इस तरीके से बनाया गया था कि यदि आप पुस्तक को खोल करके भी बैठ जाए ना, तो भी आप उनके उत्तर ना दे पाए, इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि कोई नकल की कोई गुंजाइश ही ना रहे, चीटिंग की कोई गुंजाइश ही ना रहे, है ना। जो विद्यार्थी सोच रहे हैं कि बुक खोल करके हम उत्तर दे देंगे, है ना, वो भी उसको उत्तर नहीं फाइंड आउट कर सकते 3 घंटों में। तो इस तरीके का प्रश्न उत्तर था। योग कक्षा करने के लिए कौन सा तरीका सबसे अनुपयुक्त है? वहां पर 3-4 तरीके थे। अर्धवृत्ताकार, छोटे जो थोड़े लोग हैं उनके लिए अर्धवृत्ताकार करवाते हैं, जो सारे के सारे समझदार है उनके लिए हम सर्कुलर शेप में बैठ जाते हैं, वृत्ताकार में। और हम पंक्तिशः भी बैठाते होते हैं, जब हम योग क्लास करते हैं सबको एक लाइन में बैठा देते हैं योग दिवस पर, जब बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में लोग होते हैं। और आयताकार, इस प्रकार की शेप हमें कभी नहीं बनाते, ये कोई शेप काम की नहीं बनाई जाती कभी भी, है ना। तो ये जो है अपना आयताकार नहीं होना था, ये ऑप्शन गलत है। आयताकार इसका उत्तर होना चाहिए, आयताकार नहीं होना चाहिए, मतलब अनुपयुक्त, मतलब उत्तर होगा इसका राइट इस प्रश्न का। हठ प्रदीपिका के लिए योगियों के लिए भोजन कैसा होना चाहिए? तो योगियों के लिए भोजन की बात की गई थी, तो योगियों का भोजन कैसा होगा? सबसे पहले ये श्लोक आपको करवा रखा पीपीटी, जिन्होंने हठ प्रदीपिका यूट्यूब पर देखा है मेरा, वहां पर भी ये करवाया है सारी चीजें। पुष्टम पुष्टिकारक भोजन, सुमधुरम मधुर भोजन, स्निग्धम स्निग्ध भोजन, गव्यम धातु प्रपोषणम, इस प्रकार के ये ऑप्शन थे। तो आपको इस श्लोक को अरेंज करना था एक तरह से, ये जिन्होंने अरेंज कर लिया हो गया सिंपल। ये मिताहार का प्रश्न नहीं था, ये योगियों के लिए था, इसको अरेंज करना था। तो पुष्टिकारक सबसे पहले रख दिया भोजन को, तो ये जो है सिंपल सा ये प्रश्न हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट अगर प्रश्न देखें, नादानुसंधान की अवस्थाएं चूज करनी थी, 3 अवस्थाएं थी उसमें, एक आरंभ होगी, एक घटावस्था होगी, एक परिचय अवस्थाएं थी। निष्पत्ति अवस्था नहीं दी गई थी, ये 3 अवस्थाएं आपका उत्तर हो जाएगा। निष्पत्ति अगर होती तो आपका निष्पत्ति भी हो जाता। तो 3 अवस्थाएं चूज करनी थी, 3-4 अवस्थाएं दे रखी थी वहां पर, 5-6, उनमें से 3 ऑप्शन आपकी राइट हो जाएंगे, आरंभ, घट और परिचय, या निष्पत्ति अगर होता तो ये उत्तर आपका राइट हो गया। गेरन संहिता के अनुसार मल द्वार बृहद अंत्र और मलाशय के लिए अच्छी षटक्रम कौन सा बताया गया है? ऐसा प्रश्न था एक। तो मल द्वार जो है हमारा, जिसको हम गुदा बोलते हैं, बृहद अंत्र बड़ी आंत बोलते हैं, मल आशय रेक्टम बोलते हैं, तो इनके लिए सबसे बेस्ट दोती आदि ऑप्शन में था। बस्ती जो था सबसे बेस्ट था। बस्ती का मतलब ही मैंने बता रखा था, बस्ती का मतलब क्या होता है, बड़ी आंत से लिया जाता है। आंत का मतलब हम बस्ती से लेते हैं, और स्पेशली बड़ी आंत को रेफरेंस डाला जाता है।
तो बस्ती बोले जो बड़ी आंत की सफाई कर दे, मल आदि का शोधन करते, तो बस्ती इसका राइट उत्तर होना था ना। चाहे गेरंड संहिता के अनुसार लें या कहीं भी लें, आपका बस्ती जो है राइट आंसर इसका होना चाहिए था। आगे क्षय कुष्ठ अजीर्ण रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बिल्कुल रिपीट हुआ है। महामुद्रा इसका एकमात्र, सेम प्रश्न पहले भी आया था एक बार, आज भी फिर आ गया ना, और रिपीट होता ही रहता है। तो जिन्होंने पीवाईक्यूज मेरे अच्छे से किए हैं उनका सर बेड़ा पार हो गया इन प्रश्नों को देख करके। त्रिशिकी ब्राह्मण में यम पूछे गए थे आपसे। यम काफी प्रकार के ऑप्शन दे रखे थे, उसमें नियम यम को मिक्स कर रखा था, तो उनमें से आपको छाड़ना था। तो उनमें एक ऑप्शन था मिताहार, उनमें से एक ऑप्शन था मिताहार। आपको मैंने बताया था कि यमों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, मिताहार। तो मिताहार का जो कूट आपने देखा, तो वैसे ही उसके साथ में जो आपने मैच किया होगा ट्रिकी क्वेश्चन इंक्लूज एक्सक्लूड करके, या फिर जिनको अच्छे से याद थे यम, तो उनका तो कहना ही क्या है। तो जिनको थोड़ा सा भी याद था तो मिताहार को लिया और अपने आप में अरेंज कर दिया, तो उनके राइट आंसर हो गए, है ना। मिताहार वाला वो कंसेप्ट राइट हो जाएगा। यम सिंपल से 10 हैं, 10 के 10 याद होने चाहिए। यहां पर मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, केवल आपके आंसर क्या हो सकते थे उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो कूट एक्चुअल में याद नहीं है, मुझे भी नहीं पता, बच्चों का जो रिस्पॉन्स आया उससे पता लगा है ना, जो जितना देखा है जितना सुनने में आया है। तो मिताहार इसका राइट आंसर था। इसके बाद में एक दिया गया था योग सूत्र से, चौथे अध्याय का प्रथम सूत्र दे रखा था, जन्म औषध मंत्र तपस समाधि या सिद्धया, इनको अरेंज करना था। तो जन्म सबसे पहले था, ये सूत्र जिनको याद था उनका राइट उत्तर हो गया, है ना। समाधि सबसे लास्ट में आना था, सिंपल से हो गया। और ये सारे क्वेश्चन लगभग वो आ रखे हैं जो आपको करवाए गए, एक भी क्वेश्चन इनमें से ये नहीं है कि जो नहीं करवाया गया। हाँ देखो, मैं ये बात कह रहा हूं खुल करके कि एक्सेप्शन बिल्कुल आए हैं, 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे बिल्कुल रहे हैं और आगे भी रहेंगे, हमेशा रहेंगे, कि आपके जो क्वेश्चन जो है आप पढ़ते नहीं है, जिनके बारे में इमेजिन नहीं करते, वो भी जो है एग्जाम का हिस्सा बनते हैं और बनते रहेंगे हमेशा। बाकी जो पेपर है आपका लगभग सारा वही आया जो आपको करवाया गया, एक एक चीज पढ़ने वाली आई है। और इसी के साथ में नए विद्यार्थी जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, 15 जुलाई से 2022 से हमारा नया सेशन शुरू हो रहा है। इस सेशन को अभी आप ज्वाइन करना चाहते तो अभी रजिस्टर करें, अभी तुरंत रजिस्टर करते हैं तो आप कोई भी कोर्स कितने भी टाइम के लिए लिए, उसमें जो है 1 मंथ आपको एक्स्ट्रा मिलेगा बिफोर 15 जुलाई ओनली, ये थोड़ा ध्यान रखें। अदरवाइज बाद में नॉर्मल ही आपको 6 मंथ या 12 मंथ का जो है प्लान लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मंथ नहीं मिलेगा। अभी आपको 1 मंथ एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा किसी भी बैच को ज्वाइन करने पर, किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने पर। तो जल्दी कीजिएगा, एक्यूरेट योगा चैनल पर आप जो है जाकर के उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में देखें, नाद बिंदु उपनिषद जो है उसमें मात्रा के बताए गए थे, 12 मात्राएं सबसे इंपॉर्टेंट थी, आपको पहले दिन से मैं बता रहा था। तो इसमें मैंने कुछ बताया था, जैसे धृति मात्रा आई थी, धृति। दय से मैंने बताया था, दय से 10वीं मात्रा है सर धृति। नारी बताया था, नारी में 2 शब्द हैं, नारी में तो नारी 2, पुरुष और नर और नारी 2 होते हैं, तो नारी 2 मतलब 1 और 1 ऐसे लिखेंगे, है ना। तो 11वीं नारी थी, ब्राह्मी 12वीं थी, ऐसे इंद्री जो छठी मात्रा थी, इस प्रकार से अरेंज करना था 12 की 12 मात्राओं को। सबसे इंपॉर्टेंट था, 2-3 सालों से लगातार ये क्वेश्चन किसी न किसी रूप में आपसे अरे रिपीट हो रहा है, हर बार पूछा जा रहा है आपसे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, सिंपल सा था कॉन्सेप्ट, कुछ टिपिकली नहीं था इसमें। न्याय दर्शन का सिद्धांत क्या कहलाता है, बताया था आपको, 2 शब्द होते हैं, सत्कार्यवाद। अभी अगर किसी ने मेरा जो मैंने लास्ट में स्टेटस डाला था बच्चों के लिए व्हाट्सएप पर कि ये मस्ट वॉच वीडियो है, जिन्होंने मेरे जो 10वां जो पेपर हुआ है अपना 2021 नवंबर 22 नवंबर 2021 में जो पेपर हुआ था, उसकी पीवाईक्यूज की जिन्होंने वीडियो देखी है, जो मैंने मस्ट वॉच में डाली थी, वो अगर देखिए तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन वहां से आपके उठ करके आए हैं। सत्कार्यवाद किसका था, सांख्य दर्शन का, पहले पूछ लिया हमसे, से सत्कार्यवाद, ये मैंने बताया था उस वीडियो में। और यहां पर न्याय दर्शन का एक नाम क्या बताया था, अक्षपाद दर्शन। अक्षपाद दर्शन में क्या आया, ए शब्द आया, तो ऐसे ही क्या याद रखना था आपको, असत्कार्यवाद, ये बता दिया था आपको मैंने, सिंपल सा था। तो जिन्होंने ये पढ़ा था उनका राइट है ये असत्कार्यवाद, सिंपल सा प्रश्न था। आगे बात करें, योगाभ्यास करने हेतु साधक के लिए कितना स्थान होना चाहिए, योगाभ्यास की अध्यापन विधियां उस पुस्तक के अनुसार था शायद ये प्रश्न। तो वहां पर मैंने बताया था आपको, इस प्रकार से फॉर्मूला बना करके बताया था कि आपको 6 और 3, जिसकी 3 फुट चौड़ाई हो, 6 फुट जिसकी लंबाई हो, ऐसी योगा मैट चाहिए आपको, मैट योगा मैट चाहिए आपको, चटाई। तो 6 18 वर्ग फुट हो गया। और इसके अलावा जो है आपको दोनों साइड से, एक साइड इधर 1 फुट इधर, 1 फुट इधर, 1 फुट इधर, तो अब लंबाई कितनी हो जाएगी, इस प्रकार से अगर देखेंगे तो उतना स्थान एक योगी को लिए चाहिए, मतलब मैट के अलावा एक्स्ट्रा साइज 1-1 फुट चारों तरफ से चाहिए। तो इधर से कितनी होगी, 5 हो गई, और इधर से आपकी 6 और 2 8 हो गई, और इधर ऊपर 5 होगी, 6 8 और 5 चौड़ाई होगी, 8 5 40 वर्ग फुट बताया था, बुक में यही दिया हुआ है, ये आपको रटवाया था अच्छे से। 18 मैट का साइज होना चाहिए 18 वर्ग फुट, और योगाभ्यासी के लिए जगह जो है 40 वर्ग फुट। आपसे जगह पूछा गया था, स्थान, तो स्थान जो है 40 वर्ग फुट आएगा, मैट नहीं पूछी थी। ऑप्शन में 18 वर्ग फुट ऑप्शन टिक नहीं करना था, 40 वर्ग फुट आपका राइट आंसर था।
40 वर्ग फुट का मतलब इन फ्यूचर के लिए भी जान लेंगे 4 गुना 5 वर्ग फुट है ना, लंबाई चौड़ाई। कल को लंबाई चौड़ाई अलग अलग पूछेगा एग्जामिनर, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न जो अभी तक मेरे पास आए हैं, उन प्रश्नों के आधार पर सिद्ध सिद्धांत पद्धति में ओंकार का संबंध किस आधार से था। आधार कितने हैं? 16 आधार। 16 आधारों का वर्णन एकमात्र सिद्ध सिद्धांत पद्धति में अच्छे से एक एक नाम और उनके प्रक्रिया, कौन सी क्रिया करनी है उन आधारों से संबंधित, और कैसे कैसे उनका रिजल्ट मिलेगा, ये पूछा जाएगा। तो आपसे कुछ ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से ये प्रश्न था कि ओम का संबंध या ओंकार का उच्चारण किस आधार में ध्यान करने से करना है। तो नाभि आधार था, उसमें ओंकार का जो है उच्चारण करना था, तो नाभि आधार आपका राइट आंसर होगा। जो छठा आधार है, नाभि आधार जो है आपका राइट आंसर होना था। तो इसी के साथ आज का हमारा जो एनालिसिस था एग्जाम का योगा पेपर 2 का, वो लगभग पूरा हो चुका है। इनमें से बहुत से विद्यार्थियों में कुछ प्रश्न हो सकता है जाने में या अनजाने में कुछ गलत हुए हो, तो इसमें शौक नहीं मनाना है, क्योंकि आपके अगर आते हुए क्वेश्चन गलत हुए हैं तो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत से रहे होंगे जो नए आते हुए आपके ठीक हुए होंगे, तो आपको शौक नहीं करना है। भगवत गीता में कहना है कि आपको सम रहना है हर तरीके से, समत्वम योग उच्यते, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो होगा वो देखा जाएगा, तो विधि का विधान है वही होगा। तो आप अपनी नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी अगर करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। 15 जुलाई 2022 से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, फ्रेश बैच डे 1 से स्टार्ट होगा पूरा। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, दिए गए फोन नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि सबसे पहले हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद।